गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हनुमान सर गुरु गोरखनाथ क्लासेस से आपको पुनः स्वागत करता हूं। पहले भी मैंने वीडियो डाला है और बराबर ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त अभी कोचिंग पे नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने कहा सर ऑनलाइन क्लासेस में आप हमें पढ़ाइए। तो मुझे लगा कि अब ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो कुछ टॉपिक्स लेके बार बार आ रहा हूं मैं आपके सामने, जिससे आपको बराबर घर पे रहते या फिर ऑफिस या फिर ये स्कूल जाते समय आपको इन सब चीज़ों का बराबर महत्व दिखता रहे। तो उसमें इस पिछली क्लास में भी कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस बार हम भारतीय संविधान की उद्देशिका से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। देखिए, इस समय वक्त है प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी के लिए, और आपको पता है कि मेंस का दायरा इतना बढ़ चुका है जिसके वजह से आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सोचने भी चाहिए, समझने भी चाहिए कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उस क्वेश्चन के लिए क्या आता है, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, आपके दिमाग में किस किस तरीके से सिनॉप्सिस, ड्राफ्टिंग या कैसे आप इस क्वेश्चन का जवाब बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो सबसे पहले ध्यान आता है। और यही आज के समय में प्रत्येक टीचर यही आपको बताते हैं कि लिखने की शैली और क्वेश्चन का जवाब देने की शैली आपके दिमाग में जब तक नहीं आएगा तो ज्ञान भरपूर होने के बाद भी ज्ञान कम पड़ेगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन प्री प्लस मेंस के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसको आपको आइए गुरु गोरखनाथ क्लासेज में। जय जय गुरु गोरखनाथ, इसमें आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम लोग चल के ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस किस भाग में की गई है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। वो लगता होगा क्वेश्चन की ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बनाया भी जा सकता है इसको, इसीलिए पहले ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस किस भाग में की गई है। अब किस किस भाग में भारतीय संविधान, जानते हैं कितना भाग है? 22 भागों में विभक्त है, उसमें भी उसे किस किस भाग में उसे दर्शाया गया है, यह ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, अभी आंसर नहीं बताएंगे, सॉरी, आंसर दूसरे, पहले आप खुद सोचिए इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने किसे संविधान का भाग कहा? सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने किसे संविधान का भाग कहा? समझ में आ रहा है? जवाब बहुत सारे बच्चों को पता होगा और हमें लगता है आप लोग कमेंट कर भी सकते हैं जवाब के लिए। किसे संविधान का भाग कहा गया? तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान के किस भाग को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है? के एम मुंशी जी के बारे में सब जानते हैं। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान के किस भाग को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है? अपने दिमाग में अब इस सभी क्वेश्चन का जवाब ढूंढते रहिए। अभी सबके आंसर के तरफ हम लोग पहुंचेंगे और ये पूरे क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा क्वेश्चन, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी अट्टालिका, इसे किसने कहा है? इसे किसने कहा है? क्या है क्वेश्चन? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी अट्टालिका, इसे किस महानुभाव ने संविधान में चर्चा किया है? इस शब्द को कह करके। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग का प्रयोग भ्रम, संविधान के किस भाग का प्रयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है? पॉइंट बी नोटेड। जब भी संविधान अंधकार में फंसेगा, संविधान में किसी के मूल अधिकार का हनन होगा, संविधान में किसी गरीब के अधिकार का हनन होगा, संविधान में किसी पिछड़ी के अधिकार का हनन होगा, या महिला का या बच्चों का या किसी भी जाति विशेष धर्म विशेष का हनन होगा, उस समय संविधान को
समझने के लिए एक बहुत बड़ा भाग बनाया गया है, जिसको एक आत्मा का स्वरूप समझा जाता है, जिसके इसीलिए कहा गया कि संविधान के किस भाग का प्रयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, समय का सही समय से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पहले पीटी की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं पहले हम रटने का काम करेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हम पहले किताब पढ़ लेते हैं। सब कुछ करिए, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी लिखित क्वेश्चन की प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो चीजें आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करें उसकी प्रैक्टिस, तो आप बेहतर मार्क ले सकते हैं, बेहतर नंबर पा सकते हैं और अपना स्थान सफल अभ्यर्थियों में ला सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी रक्षा के लिए किस भाग की सहायता ली जा सकती है? ऊपर के क्वेश्चन और नीचे के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस समझ का एक फेर है। संविधान के मूल ढांचे में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी रक्षा के लिए किस भाग की सहायता ली जाती है और क्यों? जवाब है, यहाँ क्वेश्चन मैंने बृहद बना दिया है कि क्यों ली जाती है, क्या कारण है, उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सातवां क्वेश्चन है, संविधान में किस भाग का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है? क्या है? संविधान में किस भाग का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बहुत सारे विशेषज्ञ बहुत सारी बातें करते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमें किसका जवाब किस रूप में दे रहा है। ठीक है, संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग का प्रयोग अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जाता है? अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में, जो क्षेत्र स्पष्ट ना दिखे उसको व्याख्या करने में संविधान के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सबको पता होगा कि हम किस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा का मूल रूप कब लिया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए ये शब्द जो है हम अपने संविधान के किसी भाग में पढ़ते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन सिर्फ इसी सेंटेंस को कहां से लिया गया है और कब लिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सीधे जवाब देना हमें लगता है आपके लिए उचित नहीं होगा, इसलिए उचित ये है कि ये शब्द कब लिया गया है उस पे जाइए, अर्थात इतिहास में जाइए, कब शुरू हुआ था इस शब्द का प्रचलन। समझ में आ गया? वेरी गुड। हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा आपको ध्यान से देखना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या क्या है और उसको हमको कैसे कैसे देखना है। अब सभी क्वेश्चन के जवाब हम धीरे धीरे देंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपको मालूम है इसे आत्मा भी कहा जाता है, कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है, आमुख के भाव से भी देखा जाता है, और ये भारत की उद्देशिका भी है। हर बच्चे एनसीईआरटी की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी किताब पढ़ते हैं, सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है, इसे एक बार पढ़ते हैं और इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। ये है छोटा, लेकिन बार बार प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में हमारे जो भी अध्यापक बैठते हैं उनके द्वारा पूछा जाता है। अब बच्चे जवाब दे भी पाते हैं, नहीं भी दे पाते हैं, इसे याद भी करना पड़ता है, लेकिन याद करने से अच्छा है इसे समझना। जब समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आंख बंद करके आप उल्टा भी पढ़ देंगे, सीधा भी पढ़ देंगे, बीच से उठाएगा कोई तो भी पढ़ देंगे, ऊपर नीचे पूछेगा तो भी पढ़ देंगे। इसलिए जरूरी है उसे समझना क्या है। ठीक है,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारत की प्रस्तावना पढ़ने में भी कितना अच्छा लगता है कि कितनी बड़ी बात कही गई है। किसी एक देश है जो जिसका संविधान इतना विस्तृत है, उस पूरे संविधान का निचोड़ किसी एक भाग में सार के रूप में डाल दिया गया है जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हम उद्देशिका आमुख प्रस्तावना प्रियम्बल, जो भी भाषा में आप समझते हो उस भाषा में समझिए। अब हमने इसको संक्षेपीकरण कर दिया है, सबको बांट दिया है कि क्या है और कैसे है। ठीक है, अब आते हम उद्देशिका आमुख प्रस्तावना, ये सभी शब्दों में पूछा जाता है। प्रियम्बल, इसके बारे में हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है किसी तरीके का ऐसा धर्म जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको आत्मा से हम पालन करते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये कितने हैं हम भारत के लोगों में? ये है 4। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन कौन से न्याय होंगे भाई? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। उसके समस्त नागरिकों को न्याय में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समानता एवं समता की बात करेंगे तो समानता एवं समता 2 प्रकार की है। या पहला प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर की। भांतित्व बंधुता बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, इन्हीं को दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया पूरी तरीके से कि उद्देशिका आमुख प्रस्तावना में हम भारत के लोगों को
5 भागों में विभक्त किया गया, 4 भागों में व्यक्त किया गया है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक है स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, समानता में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता और भ्रातृत्व बंधुता एवं बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ठीक है, को हम इस संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं। इसमें कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि विक्रम संवत यदि इस समय 2006 था, क्या था, विक्रम संवत यदि उस समय 2006 था तो सत संवत क्या था, ठीक है। यदि विक्रम संवत 2006 क्या होता है, विक्रम संवत किसको कहते हैं विक्रम संवत, इसके बारे में आपको मालूम है कि जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। शक संवत क्या था, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता शक संवत होती है, आप सबको मालूम है, और यह कुषाण राजा जो थे कनिष्क उनके समय स्टार्ट हुई थी। यदि कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था उस समय शक संवत क्या था, तो आप यहां ये बोल सकते हैं कि शक संवत क्या चल रहा था उस समय, कोई बता सकता है? कितना साल पीछे हम लोग जाएंगे, कितना साल हम लोग पीछे जाएंगे? 78 वर्ष पीछे जाएंगे, क्योंकि शक संवत में 1949 जो है 1949 में जब हम 78 क्या करेंगे, 78 वर्ष माइनस करेंगे तो वर्ष क्या हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा। सब लोगों निकाल के देख ले एक बार, शक संवत क्या हो जाएगा 1871 ईस्वी, 1871, अर्थात जब संविधान को अंगीकृत इसे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था उस समय शक संवत 1871 था। इसे आप शक संवत के रूप में 1871 काउंट कर सकते हैं, विक्रम संवत 2006 काउंट कर सकते हैं, क्योंकि विक्रम संवत में क्या होता है 57 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ किया जाता है, इसमें प्लस 57 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2006 हो जाएगा। इस समय विक्रम संवत क्या था 2006 था, ठीक है। एक चीज आपको क्लियर हो गया। अगर कभी पूछ दे कि आज अभी 2025 स्टार्ट होने वाला है तो 2025 शक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर होगा, कैलकुलेशन तो आता ही होगा, तो शक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर होगा देखेंगे। 1949 में 78 क्या करिए माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2025, 78 माइनस 1947, आप कहां पहुंच गए, आजादी के समय, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अखंडता मीन्स होता है जिसको हम खंडित ना किया जाए, राष्ट्र की एकता मीन्स होता है जो हम कंसेप्ट लिए हैं, केंद्र संघ की परिकल्पना जो हम कनाडा से लिए हैं, ये राष्ट्र की एकता को बताता है। व्यक्ति की गरिमा मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप नोट करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हमारे उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। और एक चीज और दिया गया है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इनमें से क्रम पूछा गया है, एक क्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन आया, एक संपूर्ण प्रभु संपन्न आया,
फिर समाजवादी का कर्म है, फिर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में क्रम दिया गया है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये एक क्रम के बारे में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन क्रमों के बारे में जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो हम आपसे पूछ रहे थे कि इस क्वेश्चन का जवाब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस किस भाग में है। तो इसकी व्याख्या किस किस भाग में है। पहला तो ये व्याख्या हो जाती है आपके, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, पहली व्याख्या है मूल अधिकार में, मूल अधिकार में। ठीक है, दूसरी व्याख्या है डीपीएसपी में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीसरी व्याख्या है तीसरी व्याख्या है मूल या मौलिक कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में। ठीक है, इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबका जवाब आपको पता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने किसे संविधान का भाग मांगा। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान के किस भाग को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। उद्देशिका को संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी अट्टालिका। इसे किसने कहा था, सुभाष कश्यप ने। इसे किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने। याद रखिए, सुभाष कश्यप साहब ने इस चीज को बताया था, सुभाष कश्यप। संविधान के किस भाग का प्रयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका को, प्रियम्बल को। संविधान के मूल ढांचे में यदि कोई परिवर्तन है तो इसकी रक्षा के लिए किस भाग की सहायता की जाती है, ली जाती है, उद्देशिका को। संविधान में किस भाग का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है, उद्देशिका को। संविधान के किस भाग का प्रयोग अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए करने में किया जाता है, उद्देशिका को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा का मूल रूप कब लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस पूरे लाइन को अपनाया गया था। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। लेकिन इस सभी चीजों का क्वेश्चन अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है तो आप इसे बेहतर तरीके से इन सब का चीजों का डिटेल और प्लस अपने उद्देश्यों के बारे में डिटेल बता सकते हैं। जो हमने ग्राफिंग बताया था उस ग्राफिंग को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको आप दूर कर लीजिए। ठीक है, समाजवादी शब्द जो है उसमें कुछ और चीजें हैं जो चर्चा की जा सकती है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन चीजें कब कब ली गई हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। समाजवादी शब्द 1977 में, समाजवादी शब्द 1977 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष के बारे में आर्टिकल 14 में इसका जिक्र मिलता है। आर्टिकल 14 में ये देख लीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस ग्राफ को जरूर याद कर लीजिए। इस ग्राफ को अपने स्टडी रूम में चार्ट में लगा लीजिए और उसमें जो भी चीजें और भी होंगी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और इस क्लास में आपका स्वागत है।
पुनः इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे इसके बारे में अन्य बच्चों को भी ज्ञान प्राप्त होता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।